हेलो गाइस, अब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और इसमें अपन परसेंटेजेस देखेंगे एलिमेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ओके, सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को किस तरह से परसेंटेज में निकाला जाता है। ओके, सो ये जो मेथड का जो नाम है उसको बोला है लीबिग्स मेथड, राइट। लेकिन तुमको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ध्यान में रखो और कैलकुलेशन आता है इसमें किस तरह से परसेंटेजेस निकालते हैं वो ध्यान में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका अपने को कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है और उसको हीट करते हैं विथ ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, और उसमें ऑक्सीजन ऑब्वियसली सप्लाई करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे हमारा जो परसेंटेज है वो इनकरेक्ट आएगा। सो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि कंबशन ठीक से हो, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो मेथड है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो सेम चीज़ अपन ने किया था, इसमें अपन ने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन वाटर वेपर प्रोड्यूस हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिटरमाइन किया था बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, और वाटर को हम डिटेक्ट करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जो होता है दैट इज़ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वाइट कलर का होता है। जब अपन उसमें से वाटर वेपर पास करवाते हैं इट एब्जॉर्ब्स वाटर और इट बिकम्स ब्लू, क्लियर। तो उस तरह से अपन ने पास किया था। ये मेथड करीब करीब उसी की जैसी है, सिर्फ एस्टिमेट कैसा करते हैं परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इसमें। तो देखो जनरल रिएक्शन जो है वो ये है, तो ध्यान में रखना है कि कोई हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं अपन और उसको कंबस्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो कार्बन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं दैट इज x + y/4, ठीक है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द इक्वेशन तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए अगर ध्यान में रहे तो सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा दैट इज गोइंग टू 1:1 प्रोपोर्शन विद द कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है ना। तो जितने कार्बन्स प्रेजेंट है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वाटर जो है दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जितने हाइड्रोजन है उसके आधा वाटर बनेगा, मतलब 1:1 का रेशियो रहेगा व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन एंड वाटर, और 1:1 का रेशियो रहेगा कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कभी कभी तुमको ये इक्वेशंस बैलेंस करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट फर्दर, ठीक है ना। तो उस केस में ये अगर मालूम है किस तरह से रेशो प्ले कर रहे हैं तो यू डोंट एक्चुअली नीड टू कम्प्लीटली बैलेंस द इक्वेशन, यू कैन जस्ट यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन और उससे तुम आगे के कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कम्प्लीटली बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कम्प्लीटली बैलेंस करना। ये चीज़ तुम ध्यान में रखो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बन रहा है उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आ रहे हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अपन कंबशन करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना वाटर और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है, उसका हम कंबशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एक्चुअली, ठीक है। एयर भी नहीं ले सकते इसको, हमने प्योर ऑक्सीजन ही लेना है ड्राई फॉर्म में, और उसका हम कंबशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है ना। नाउ कंबशन करने के बाद मोस्ट ऑफ द कंपाउंड तो कंबस्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत अनबर्न्ड कंपाउंड भी बचा रहे, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जनरली रह जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमने क्या किया है, उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के बेड में से उन वेपर्स को हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके वजह से जो अनबर्न्ड कंपाउंड है या अनबर्न्ड कार्बन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मोस्ट ऑफ द कार्बन जो प्रेजेंट था कंपाउंड में दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रेजेंट था, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जो वाटर है
वो अब ये जो दोनों गैसेस है उनको हम दो ट्यूब में से पास करवाते हैं। पहला ट्यूब होता है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का। क्या अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। ओके, सो इसका वाटर अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। रिमेंबर दैट कैल्शियम क्लोराइड जैसे डेकाहाइड्रेट और सॉरी नॉट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड इन बायहाइड्रेट एंड हेक्साहाइड्रेट फॉर्म जो होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाइहाइड्रेट और उसी तरह से हेक्साहाइड्रेट जो फॉर्म्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वाटर जो है कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब में एड्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मान लो कि ये वाटर पहली ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब में एड्जॉर्ब हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है वो पास होगा इनटू द नेक्स्ट ट्यूब ओनली CO2, वो सेकंड ट्यूब में जाएगा क्योंकि वाटर पहली ट्यूब में एड्जॉर्ब हो चुका है। और सेकंड ट्यूब में इट विल रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है दैट इज़ अबाउट 40% होता है। ठीक है, 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते, थोड़ा स्ट्रांग होता है ये, और उसमें से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ लुईस एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ लुईस बेस। ये दोनों रिएक्ट होके पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों सॉल्युबल होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी वैसे कम है, मोस्टली पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है दैट रिमेन्स सॉल्युबल इन द सोल्यूशन। ठीक है ना, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल रहेगा सॉल्यूशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट हो गया और इस सॉल्यूशन में रह गया। ठीक है, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन जो भी है दैट विल गेट पास्ड आउट। सो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि most of the carbon dioxide is getting absorbed in potassium hydroxide solution, most of the water vapor are getting absorbed in calcium chloride solution, calcium chloride pellets। ठीक है ना, और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जब पहले हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि हम लोग इसको ऑर्डर को इंटरचेंज नहीं कर सकते। पहला ट्यूब हमेशा कैल्शियम क्लोराइड का ही आएगा और उसके बाद सेकंड ट्यूब आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ये ऑर्डर आई थिंक अगर तुम थोड़ा सा सोचो इसके बारे में तो आंसर बहुत ऑब्वियस है कि ऑर्डर हम लोग इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, वो जाके तुम देख सकते हो। तो इस तरह से हमको ये ट्यूब्स मिल गए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि ये ट्यूब का वेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर वाला। ओके, तो बिफोर वाला वेट हम करेंगे और उसके बाद आफ्टर ये जो कंबशन हुआ है उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। अब जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है या रिएक्ट हुआ है, इजंट इट, तो इसके वजह से दोनों ट्यूब का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और हम लोग वो डिफरेंस पता करते हैं। तो ये मान लो कि वाटर का वेट जो है वो बढ़ गया है बाय x ग्राम। ओके, ये ट्यूब का वेट जो बढ़ गया है वो है x ग्राम और ये ट्यूब का वेट बढ़ गया है बाय y ग्राम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। सो ये ट्यूब का वेट इंक्रीज हुआ है बाय x ग्राम और ये ट्यूब का वेट इंक्रीज हुआ है बाय y ग्राम। तो इसका मतलब x ग्राम ऑफ वाटर इसमें एब्जॉर्ब हुआ है और इसमें y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है। क्लियर है, तो हमको पता चल गया है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर फॉर्म हुआ है। ओके, अब इसको लेके हम कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें। ओके, देखो वो कैसा करते हैं। तो मान लो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था उसका मास है W ग्राम। ठीक है, सो W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ले लिया और जो अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब में, लेट्स से दैट इज़ x, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है लेट्स से दैट इज़ y। ओके, सो ये तीनों चीज़ें लेके हम लोग को कैलकुलेट करना है परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमको मालूम है अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ, ओके, 1 मोल ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम वाटर है मतलब 1 मोल ऑफ वाटर है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। तो x ग्राम वाटर में,
ओके, विच इज़ दिस x ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना, ये हमको पता चलना है। तो क्वेश्चन मार्क जो है दैट इज़ द अननोन क्वांटिटी, वो हमको फाइंड आउट करनी है। रेशियो प्रोपोर्शन ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सो यू गेट 2x डिवाइडेड बाय 18, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन x ग्राम ऑफ वाटर में रहेगा, इज़न्ट इट? तो वही हम लोग कैलकुलेट करें, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ वाटर। देखो रेशो है 2/18 का, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/9 का, बट आई सजेस्ट इसको इसी तरह से रखो। इसका क्या मतलब होता है ये बाद में अपने को समझ में आएगा, बट इफ़ यू लीव इट लाइक दिस थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे वाला कैलकुलेट। जब हम कैलकुलेट करते हो यू कैन देन सिंप्लीफाइड एज 1/9 और वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन फिलहाल इसको इसी फॉर्म में रखो। अब दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी टुक। अगर मैं दोनों का रेशो ले लूँ, ओके, 2/18 टाइम्स x डिवाइडेड बाय w टाइम्स 100 करता हूँ, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100, तो दिस बिकम्स द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इजंट इट, सॉरी परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वही रेशियो है हमारा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 2/18 x/w टाइम्स 100, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको इस फॉर्म में अपन लिखेंगे 2/18 टाइम्स मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड वी टुक। ये जो मास फॉर्म हुआ रहा है ये हमको पता चल रहा है फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, और ये तो हमने स्टार्टिंग में लिया ही था ना मास ऑफ कंपाउंड, ये तो हमको ऑलरेडी मालूम रहना चाहिए कितना लिया था, तो उससे हमको उसका रेशियो टाइम्स 2/18 टाइम्स 100, ठीक है ना, परसेंटेज मिल रहा है हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसा कैलकुलेट करते हैं। मेथड ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम हो रहेगा, सिर्फ x के जगह y आ जाएगा और ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो हमको देखें मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन होता है 12 और इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 टाइम्स, ठीक है ना, दिस इज परसेंट ऑफ कार्बन टाइम्स ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय W विच इज़ द मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सेम फार्मूला है कार्बन के लिए, ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है ना। सो परसेंट ऑफ कार्बन 12/44, ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100, ऑलराइट। तो इस तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ कार्बन निकाला जाता है। यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल फार्मूलेज है, ऑलराइट। तो कोई भी एक फार्मूला तुम ध्यान में रखते हो तो तुमको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ये जो रेशियो है ये अगर ऐसा ही रखते हो तो ये ज़्यादा सेंसिबल है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से याद रह जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 2/18 ले लो, ओके, हाइड्रोजन इन वाटर, और 12/44 ले लो, दैट इज़ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेजेस निकालते हैं। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है ड्यूमास मेथड और दूसरा होता है जेल्डल मेथड, ये अपन इसके बाद देखेंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं ड्यूमास मेथड, ठीक है। दोनों मेथड रिमेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूमास एज वेल एज जेल्डल मेथड, दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस वेरी वेल, ओके, ड्यूमास एंड जेल्डल मेथड। तो ड्यूमास मेथड जो है दैट इज़ वॉल्यूम बेस्ड, तो हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज N2, मतलब जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे N2 में, नाइट्रोजन गैस में, और उसका हम लोग वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे। अगर मेरे को वॉल्यूम पता चल जाता है देन आई कैन कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और मास ऑफ नाइट्रोजन अगर मेरे को प्रेजेंट पता है
तो आई कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, सो दैट्स हाउ आवर फ्लो चार्ट इज गोइंग टू बी. सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल बनता है दैट इज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, सो सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको N2 में. सो हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसको ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड में हीट करेंगे. ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी किया था, ठीक है ना, इसके पहले वाली मेथड में, और यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पे. ठीक है, तो ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड तो ले ही रहे दोनों जगह पे, बट यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट नॉट ऑक्सीजन. यहाँ पे इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका कंबशन करवा रहा है, सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड रहेगा. नाउ रिमेंबर वी डोंट एक्चुअली हैव टू डू एनीथिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. सो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. अवर गोल इज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है ना. सो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो कि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है. अगर नाइट्रोजन है इसका मतलब ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, और सिर्फ अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको अपन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. इसका एस्टिमेशन थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, कार्बन और हाइड्रोजन किस तरह से एस्टिमेट करते हैं. ठीक है ना. अलॉन्ग विद दैट इफ देर इज अ नाइट्रोजन देन व्हाट हैपन्स. तो सिंपल उसी तरह का कंबशन करवा रहे. यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे. ओके, वी आर एक्चुअली यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस केस. ओके, कंबशन करवा रहे मतलब या फिर फ्लेम नहीं देते, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड. ठीक है, तो जो कंपाउंड है उसके जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है ये रिड्यूस हो जाएंगे. तो देखो कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जो नाइट्रोजन है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइदर N2 और एज NOx. ठीक है, NOx बोले तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, अलग अलग x की वैल्यू अलग अलग होती है इसलिए x लिख दिया है यहाँ पे. इट कुड बी 0.5, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2. सो अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के, इसलिए. तो नाइट्रोजन जो हमको चाहिए वो N2, वी डोंट एक्चुअली वांट NOx, लेकिन ये होगा ही क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी स्टेबल, और जब भी हम लोग कंबशन करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऑक्साइड्स बनते ही है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कंपाउंड को हमने ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की यूजिंग क्यूप्रिक ऑक्साइड. ओके, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला एंड वी गॉट N2 प्लस NOx. ऑलराइट, सो N2 इज द डिजायर्ड वन. तो हमको क्या करना है कि ये NOx को फिर से रिड्यूस करना है. तो उसके लिए हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं और कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं. सो व्हेन यू हीट NOx इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर वी गेट क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस N2. सो दिस N2 अगेन इज द डिजायर्ड वन. तो टोटल मिला के जो N2 बनेगा उसका वॉल्यूम हम डिटरमाइन करेंगे टोटल मिलके. दिस इज अ जनरल रिएक्शन. इसमें अगर कार्बन का रेशो देखो तो 1:1 का है, हाइड्रोजन का रेशो 1:half का रहता है, और नाइट्रोजन का भी रेशो वही रहेगा, इजंट इट. तो नाइट्रोजन का भी रेशो 1:half का रहेगा. तो रेशो से ही तुम बाकी सारे कैलकुलेट कर सकते हो. अगर बैलेंस करने का कभी काम आया तो ये रेशोज तुम ध्यान में रख सकते हो. सो लेट्स सी हाउ वी डू इट. इंस्ट्रूमेंट में लेके इसको किस तरह से करते हैं वो देखते हैं. ये अपना इंस्ट्रूमेंट है. इसमें ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द फर्नेस. ओके, इसको हम नाइट्रोमीटर बोलते हैं. दिस पर्टिकुलर थिंग इसको हम लोग नाइट्रोमीटर बोलते हैं. और हमने क्या किया है कि यहाँ पे कंबशन करवा रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, अपना क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिया है. ओके, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंबशन हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम नोटिस करो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक गेज लगाया हुआ है. इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे कंबशन होगा तो अलग अलग गैसेस फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये फॉर्म होंगे. तो ये बैक साइड ना जाए, ओके, इनका बैक फ्लो ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का गेज लगाया है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ दीज गैसेस. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गैसेस फॉर्म हुए हैं दैट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. काफ़ी जो नाइट्रोजन है दैट गेट्स कन्वर्टेड into N2 गैस इन दिस पर्टिकुलर केस. कोर्स क्यूप्रिक ऑक्साइड लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी अनबर्न्ड गैसेस रहेंगे
उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड के गेज में या कोर्स इसमें. नाउ most of the compounds got converted into the desired one. Carbon got converted into carbon dioxide, hydrogen into water, nitrogen into N2 and NOx. ये फॉर्म हुआ है, ठीक है ना. तो these are the things that okay, nitrogen is the desired one. We don't actually we want to convert NOx into nitrogen. उसके लिए हमने कॉपर का गेज लगाया है. So this is कॉपर. दिस इज एक्चुअली सेकंड रिएक्शन जो है ये वाली, दैट इज हैपनिंग एट दैट प्लेस. ओके, तो नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स है दैट विल रिएक्ट विथ कॉपर गेज दैट इज प्रेजेंट हियर, उसके साथ बड़े ज़ोर से यहाँ पे हीट करते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू नाइट्रोजन. ओके, तो यहाँ पे कौन से गैसेस है, CO2, H2O वेपर्स एंड N2. ये गैसेस फ्लो होंगे, ठीक है ना. ये गैसेस फ्लो होंगे और नाइट्रोमीटर में आएंगे. तो नाइट्रोमीटर के बॉटम में इफ़ यू सी देर इज़ अ मर्क्यूरी सील, देर इज़ अ मर्क्यूरी एट द बॉटम ऑफ इट. बेसिकली मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा रहने की वजह से ये जो गैसेस है वो फिर से बैक फ्लो नहीं करेंगे. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना. सो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ये मर्क्यूरी सील यहाँ पे डाला गया है. बेसिकली यू जस्ट पुट मर्क्यूरी देयर, दैट्स इट, इट एक्ट्स एज अ सील, ठीक है. और होगा क्या कि ये तीनों गैसेस जो है ये राइज होंगे यहाँ से. ओके, दे विल कम एंड दे विल राइज. यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा है हमने, तो उस सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिजॉल्व हो जाएंगे. अब नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वाटर या सोल्यूशन में. ओके, नाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव गैस, तो इसका वैंडर वॉल्स फोर्सेस भी नहीं होते, इसमें डायपोल फोर्सेस भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं. तो दैट्स वाई नाइट्रोजन जो है इसमें डिजॉल्व नहीं होगा या बहुत कम होगा, जिसको अपन निगलेक्ट करेंगे. और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन विल कम. दिस नाइट्रोजन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी बर्नड, ठीक है ना. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन था उसको मैंने नाइट्रोजन गैस में कलेक्ट कर लिया यहाँ पे. ओके, ना ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिजर्वायर है, ठीक है. इससे अपन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखो मार्किंग्स दिया है, यहाँ से मैं लेवल पता कर लूँगा कि नाइट्रोजन कितना है. तो यहाँ से मेरे को वॉल्यूम ऑफ N2 पता चल जाएगा. वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट कर दूँगा मास में, ठीक है, और फिर मास से मैं परसेंटेज निकालूंगा. यही अपना प्रिंसिपल था, इजंट इट. लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है. द रीज़न फॉर दैट कि जो हमारे कन्वर्जन्स होते हैं दैट इज़ एट STP, रिमेंबर, एंड दिस इज़ नॉट एट STP, दिस इज़ नॉट एट STP. तो हमको STP में इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले वॉल्यूम को, और फिर उसके बाद मैं उसको मास में और मास को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूँगा. ओके, सो देखो ये किस तरह से किया जाता है. तो आई होप कि ये समझ में आ गया तुम लोग को कि किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. द प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल. एक हाथ दो बार तुमने वीडियो देख लिया तो भी समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो. ओके ओके, सो लेट्स सी इसका कैलकुलेशन कैसा करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो लेट्स अज्यूम कि जो कंपाउंड है उसका मास W है और जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमने कलेक्ट किया है दैट इज़ V1. ओके, सो यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है दैट इज़ V1 और यहाँ पे जो हमने कंपाउंड लिया था दैट इज़ W. ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. ये जो वैल्यूज़ है ये तुमको दिए रहेंगे. हमको ये वॉल्यूम जो है दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड एट STP, ठीक है ना. तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. ये फॉर्मूले से अपन V1 को V2 में V2 इज़ द वॉल्यूम एट STP, तो V1 को V2 में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना. तो इसमें प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. टेम्परेचर जो रहेगा 273. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी, ठीक है. P1 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी रीडिंग फ्रॉम नाइट्रोमीटर, T1 गोइंग टू बी द रूम टेम्परेचर. ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है. ऑलराइट, V1 हमको ऑलरेडी मालूम है. सो प्रेशर भी मालूम है, यहाँ पे टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मालूम रहेगी. ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस है. ऑल वी नीड टू डू इज़ टू फाइंड V2, ठीक है ना. तो यहाँ पे सीधा सीधा है V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई T1 इक्वल टू T2 बाई P2. ओके, नाउ
इशू ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर ये दोनों के वजह से एग्जर्ट हो रहा है, और जो वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम लोग एक्वियस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बाय ए। तो द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मतलब पी टोटल इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस एक्वियस टेंशन, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर मेरे को निकालना है Pn2 इज इक्वल टू पी टोटल जो हमने मेजर किया है माइनस ए, तो ये रहेगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रेशर दैट वी आर मेजरिंग इन नाइट्रोमीटर, उसमें से एक्वियस टेंशन मैंने सब्सट्रैक्ट किया है। सो दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सम रहेगा, दैट इज सो P1 इज़ द बेसिकली प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये हमारा ये हो गया। वॉल्यूम जो रहेगा दैट इज़ समथिंग वी आर ऑलरेडी मेजरिंग, ओके, एंड T1 इज़ द टेम्परेचर विच इज़ रूम टेम्परेचर, और इस तरह से मैं V2 फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। सो नाउ वी नो द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके, और इसको मैं मास में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से करते हैं। सो व्हाट आई नो इज़ कि अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन अगर मैं लेता हूँ एट STP, तो इसका जो मास होता है दैट इज़ 28 ग्राम्स, बिकॉज दिस इज़ अ मोलर वॉल्यूम, तो इसका मास रहेगा उसका मोलर मास उस गैस का, सो दैट इज़ अ 28 ग्राम्स। अगर 22.4 लीटर एट STP का अगर मास 28 ग्राम है, तो जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था दिस वन, जो हमने V2 कैलकुलेट किया था उसका मास कितना है, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन से कैलकुलेट करेंगे। सो V2 इसका मास रहेगा 28 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर टाइम्स वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम जो ले रहे हैं हम लोग दैट इज़ इन ml, दोनों के दोनों वॉल्यूम हम ml में ले रहे। तो यू कैन एक्चुअली टेक बोथ द वॉल्यूम्स इन लीटर, लेकिन जनरली ये जो वॉल्यूम मेजर करते हैं हम लोग ये ml में होता है, इसलिए ये जो मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इन मिलीलीटर्स, ओके। नाउ वी हैव द मास ऑफ नाइट्रोजन दैट वी कलेक्टेड, ठीक है ना। मास ऑफ नाइट्रोजन हमको मिल गया, अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है विच इज़ मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100, वी गेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑलराइट। तो मास ऑफ नाइट्रोजन is this and mass of compound is W, तो we get this formula, ठीक है। this is mass of nitrogen, this is mass of the compound and times 100, alright। so ध्यान में रखना mass of nitrogen अगर निकालना है okay from the volume, तो 28 डिवाइडेड बाय 22.400 ml टाइम्स V2 जो हमने मेजर किया था फ्रॉम नाइट्रोमीटर, एंड फाइनल फार्मूला जो आता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दैट समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, 28 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर, और अगर मिलीलीटर में लेते हैं तो ये वॉल्यूम भी हमको मिलीलीटर में ही लेना है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड। यहाँ पे अपन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, सो ध्यान में रखना दिस इज ड्यूमास मेथड, क्लियर है, ओके। इफ़ यू लुक एट दिस फार्मूला दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द अर्लियर फार्मूला। अब इफ़ यू रिमेंबर कार्बन वाला फार्मूला, ओके, सो कार्बन में हमने लिया था परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12/44 टाइम्स मास ऑफ carbon divided by mass of compound, isn't it, mass of compound times 100। so यहाँ पे मास लिया है, यहाँ पे मोलर मास लिया है, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिया है तो मैंने यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लिया है। अदर देन दैट द फार्मूलाज आर वेरी सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलैरिटी अगर ध्यान में रहती है तो फार्मूलाज याद रखने में आसानी होती है, क्लियर है। अगर इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगी। तो विल सी अ स्मॉल
problem, numerical based problem, to understand this in little bit more detail. Clear है? Okay, so ये अपना problem है that is based upon Dumas method. So in Dumas nitrogen estimation, 0.3 gram of organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin, 715 millimeter of pressure. Okay, so अपने को परसेंटेज निकालना है. लास्ट जो दिया है वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज एट 300 इज 15 मिलीमीटर. ऑलराइट, तो ये इसका एक्यूएस टेंशन हो गया है. सो इसको किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे? सो सबसे पहले हमको वॉल्यूम दिया है नाइट्रोजन का कि इतना हमने ड्यूमास मेथड में कैलकुलेट किया है, कलेक्ट किया है इतना नाइट्रोजन. बट नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इनटू volume at standard conditions, right? So we need to convert this non-standard volume into standard volume at STP. So उसके लिए हम लोग P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है ना? V2 अपने को फाइंड आउट करने का है. Now P1 is not directly given but it is given. P1 अगर निकालना है अपने को, so P1 is equal to 715 minus 15, so ये आ जाता है 700. Okay, so we know what the P1 is. So P1 is 700. Okay, times V1. Okay, volume दिया है 50 ml. So let's take that. Remember ml में यूज़ कर रहे हैं तो सारे वॉल्यूम्स ml में ही होना चाहिए. Temperature is given to be 300. Alright, is equal to now P2. Right, so P2 कितना लेंगे? 760. T2 is 273 times V2. So to calculate V2, okay, so अगर V2 calculate करते हैं तो if you multiply this, what you'll get is 41.9 ml. Okay, इसको तुम राउंड करके 42 ml भी कर सकते हो. ठीक है, so this is approximately equal to 42 ml at STP. Alright, at non-standard condition में it was 50 ml. Remember इसमें से obviously there was aqueous tension था, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा था, right? वाटर वेपर के वजह से. और वो अगर निकाल देते हैं और इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है ना? स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर भी लो है, 300 की जगह 273 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 42 ml. तो ये वॉल्यूम लेके अभी हमको इसका मास निकालना है. ठीक है ना? सो वी कैन कैलकुलेट द मास फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड. रिमेंबर वी कैन यूज़ द फार्मूला अगेन जो हमने इसमें किया था, और वी कैन डायरेक्टली यूज़ द फार्मूला. इसमें 28 डिवाइडेड बाय 22400 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP. ठीक है ना? ये 42 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड दैट वी टुक टाइम्स 100. ठीक है ना? टाइम्स 100. सो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. और अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, सो दिस विल कम्स आउट टू बी अबाउट 17.4%. ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो. तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. सो जब भी ड्यूमास मेथड अगर देते हैं तो उसमें वॉल्यूम तुमको दिया रहेगा. ओके, तो उसमें तुमको वॉल्यूम दिया रहेगा. सबसे पहला काम जो करना है, उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो. ठीक है ना? और उसके लिए हम लोग P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 यूज़ करते हैं. एक बार ये कर लिया कि देन यू कैन सिंपली गो विद दिस फार्मूला परसेंटेज नाइट्रोजन का, एंड देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड. अंडरस्टूड है? ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें अपन जेल्डल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यह है ड्यूमास मेथड. जो नेक्स्ट मेथड होती है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की, दैट इज़ जेल्डल्स मेथड. ऑलराइट.